लेसन नंबर 11 जय प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो हमारा टेक्निक होगा जय प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जय प्रौद्योगिकी के सिद्धांत देखिए, आज हमारी यही जिक्र है जय प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं। आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे। जय प्रौद्योगिकी के कोई सिद्धांत कहेगा तो 2 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। एक सिद्धांत जो होता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी और दूसरा आपका होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। पहला आपका रहेगा फर्स्ट आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जिसको आप अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग चाहते हैं कि आप की आंखें भूअर हैं, बड़ा सुंदर आंखें आपके आए। चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हों घुंघराले बाल वाले पैदा हों। चाहते हैं कि आपके बच्चे हों तो बहुत लंबे हो। चाहते हैं कि आपके बच्चा हो बहुत हैंडसम हो। चाहते हैं कि आपकी लड़की हो तो बहुत सुंदर हो। करिया क्यों, जब मानव कल्याण की बात होगी तो करिया बात क्यों करेंगे। इन सभी को उत्पन्न करने के लिए, इन सभी को बनाने के लिए हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करेंगे। चेंजिंग करना है, जीन में चेंजिंग करना है। आप जानते होंगे आनुवंशिक अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं और जेनेटिक में जीन शब्द आ गया। मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे हैंडसम हों, घुंघराले बाल वाले हों, लंबी लंबी गाल वाले हों या गल फुलाए पैदा करना है तो बस उस तरीके के जीन को खोजना है और हमारे जीन के साथ उसको जोड़ देना। जिस प्रकार के जीन हमारे जीन के अंदर जुड़ाएगा हमारे जीन में परिवर्तन होगा और जो बच्चा नए तरीके से परिवर्तन होता है वही आपका होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो आज आनुवंशिक अभियांत्रिकी का पहला टॉपिक जो हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा इसमें आप नोट कर लीजिए, तब आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखिए सिद्धांत में कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक, इसके सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही जान लीजिए। पहला पढ़ रहे हैं, सब लोग याद करो बाबू। मैं देखता हूँ कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आप लिख सकते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जनक पाल वर्ग को माना जाता है। पाल वर्ग अंग्रेजी में भी लिख लेना, पाल वर्ग को माना जाता है। याद करो, सब लोग याद करो, सब लोग याद करो कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक कौन है। पाल वर्ग को माना जाता है। जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए जीवों में
वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ का होता है मालूम है ना, डीएनए होता है ना, पोस्ट में देते हैं डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ते हैं या घटाते हैं लिख लेना, या ठीक कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। इस क्रिया को जीने में परिवर्तन होगा जाना, इस क्रिया को आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। आनुवांशिकी इस सब पाठ में ही पढ़ाई करनी है। ये तो टॉपिक, आज एक ही टॉपिक सीखो लेकिन सीखो। और आपको बता दें, इसे हम लोग ट्रेलिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इसे टेलोरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। आप इंजीनियर बनेंगे, नहीं किसका इंजीनियर बनेंगे? जीन का चेंज करने वाला इंजीनियर बनेंगे। किसी जीव के आनुवांशिक लक्षण को बदलना होगा तो उसके जीन में परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन कर देंगे तो उसको हम लोग आनुवांशिकी। लेकिन इंजीनियर कोई भी बनना है, हलवा नहीं है कि जब मन किए तब बनाए खा गए। डॉक्टर भी बनना है, वो भी हलवा नहीं है कि डॉक्टर को देख लिया डॉक्टर बन गए। इन सभी के लिए आपको जिंदगी की वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसको बनाने के लिए एक बेहतर डॉक्टर लड़ते हैं। उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, शादी ब्याह को त्याग करना पड़ेगा, बार बार मार्केट में जाना त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल चलाना त्याग करना पड़ेगा, तब वो हम लोग बन सकते हैं। तेज होता है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। देख लो, कुछ शब्द इसमें आए हैं जो आपको बताना बहुत अनिवार्य है। आप पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वांछित जीन या वांछित लक्षण क्या होता है? जैसे आप चाहते हैं उस तरीके का लक्षण उत्पन्न करना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा बहुत लंबा हो, कि मैं उसको गेंदबाज बनाऊंगा। गेंदबाज जब गेंदबाजी करे, बड़ी स्विंग करेगा। मेरी लड़की बहुत सुंदर हो, मैं उसको हीरोइन बनाऊंगी, पूरा दुनिया में नाम करेगा। उसके नाम कर लूठा बनाऊंगा, और नरिया में रहेगा तभी नहीं चोरी करेगा, नरिया में तो कोई नहीं जानेगा, देखा खंबा खड़ा है कोई इसको पकड़ेगा। तो इन सभी लक्षण को उत्पन्न करने के लिए आपको जीन में चेंजिंग करना पड़ेगा। या तो जो जीन होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उसको हटाना पड़ेगा, या तो उसको नया जीन, नए डीएनए लगाना पड़ेगा, या जो खराब डीएनए उसको ठीक करना पड़ेगा। ये लोग इंजीनियर करते हैं, लेकिन ये इंजीनियर जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात हो रही है। आनुवांशिक का मतलब जो हमारे अंदर आनुवांशिक लक्षण है, अगर पुराने हो गए हैं, हमें उससे पसंद नहीं है। वांछित लक्षण का मतलब हम उसको चेंज कराना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसको बनाना चाहते हैं, तो यही आपका रहता है इसमें। समझ रहे हो? कभी भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है? तब चेंज कराने चाहते हैं कि आप आपके बच्चे घुंघराले बाले वाले हो, चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत सुंदर हो, लंबे हो। इन सभी को करने के लिए हमें किसकी सहारा लेना पड़ेगा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी की। तो समझ में आया? आनुवांशिक अभियांत्रिकी
हमारा अंदर जो लक्षण बा भाई जौन जीन बा चेंज करा दे। और गोरका गोरका पैदा होता है, उस संवर का पैदा होता है। जौन माजा संवरका में है वो गोरका में नहीं है बाबा, नहीं है। आइए मिटाएंगे इसको। तो पहला सिद्धांत आप नहीं भूलने वाले हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। दूसरा लिखेंगे रासायनिक अभियांत्रिकी। दूसरा सिद्धांत के पास हम लोग कदम अपने रख रहे हैं। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि बायोलॉजी को लाजवाब तरीके से पढ़ करके इसको हम सीखें। रासायनिक अभियांत्रिकी। अच्छा, आपको याद है रासायनिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल। और अभियांत्रिकी कहते हैं अंग्रेजी में इंजीनियरिंग। जरा सोच के बताओ क्या आप रासायनिक में कह सकते हैं? तो पहला तो जान गए ना, अनुवांशिक था तो अनुवांशिक, रासायनिक है तो रासायनिक। देखो इसमें क्या होता है ना, इसके अंतर्गत तो सुनो ध्यान से, इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो जीवाणु या हानिकारक सूक्ष्म जीव से मुक्त हो। सर्वप्रथम रासायनिक अभियांत्रिकी में हम एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं, एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि जहाँ की जो वायु है, जो मिट्टी है, किसी प्रकार का हानिकारक सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो। और फिर वहाँ पर हम लोग वांछित सूक्ष्म जीव से, वांछित माने जैसा आप चाहते हैं उन सूक्ष्म जीवों से या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वृद्धि करा करके अनेक प्रकार के आप दवाइयाँ का निर्माण करते हैं। भाई जब रासायनिक आई तो केमिकल ने बात, वही लोग एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, टीके का निर्माण करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। ये इंजीनियर करते हैं सब। ये क्या करता है? ये भी इंजीनियरिंग है। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल युक्त पदार्थ आपको बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आपको दवाई बनाना है और दवाई में जीवाणु घुस जाए तो जितना वो फायदा नहीं करेगा उतना वो नुकसान करेगा शरीर को। देखिए ये जो पढ़ रहे हैं पाठ 9 बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और आ जाएगा कि रासायनिक का मतलब होता है कि हमें रासायनिक पदार्थों का या वांछित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कि भाई चाहे कुछ बनाओ, एंजाइम बनाओ, चाहे एंटीबायोटिक बनाओ, चाहे टीका बनाओ, सब सूक्ष्म जीव से ही बनता है। आप एंजाइम एक ले लीजिए, जाइमेस। किससे बनता है जाइमेस? कवक से। उस कवक का नाम होता है ईस्ट। तो ईस्ट भी तो सूक्ष्म जीव है ना, उसी से आपने एंजाइम के रूप में जाइमेस का प्रयोग करते हैं। बड़ा उपयोगी है। इना रहेगा तो शराब बनिए नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को शराब में बदलने का प्रयोग करता है, एथिल अल्कोहल में बदलने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से रासायनिक में बता सकते हैं कि हम लोग इसमें एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करते हैं जो सूक्ष्म जीव से मुक्त हो, इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित रहे। बाबू तो हम पढ़ाई की तरह तक आई है जब मोबाइलवा में कि ताकत जाए मर्द। सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, फिर एंटीबायोटिक बनाते हैं, फिर टीका का निर्माण करते हैं, फिर एंजाइम का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभियांत्रिकी। याद हुआ सबको? कभी भूलेंगे आप लोग? चलिए लिखिए। लिख लो, रासायनिक अभियांत्रिकी में रासायनिक में वांछित सूक्ष्म जीव और प्रोकैरियोटिक, याद है ना, इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है। 70 इस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। सूक्ष्म जीव और प्रोकैरियोटिक
कोशिका का वृद्धि कराकर अनेक उपयोगी एंटीबायोटिक टीका तथा एंजाइम का निर्माण किया जाता है। तो इसे रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसे रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। कुछ और बातें बता सकते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत। रासायनिक अभियांत्रिकी में वातावरण को हानिकारक सूक्ष्म जीव मुक्त रखा जाता है। अर्थात जहाँ रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, वहाँ कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं रहता है। ये है रासायनिक अभियांत्रिकी। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप इसके बारे में जिक्र करके बता सकते हैं कि रासायनिक अभियांत्रिकी क्या होता है। रासायनिक अभियांत्रिकी में वांछित सूक्ष्म जीव, वांछित मतलब जानते हैं ना, जो हम चाहते हैं उसका प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब भी आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। अब आपकी किताब में लिखा है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या लाभ होता है। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन का लाभ। कौन बेहतर जनन होता है? क्यों? जो जीव उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नता आ जाती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। लिखा गया सबका, अब लिख लो। एक हेडिंग और है, अलैंगिक। देख लो, 3 हेडिंग पढ़ा है, तीनों याद होना चाहिए। अलैंगिक जनन के तुलना में लैंगिक जनन से लाभ। लैंगिक जनन से, चलो पढ़ो, ध्यान रखो। पहले ही दिमाग में गलत विचार रखोगे तो दिमाग में कैसे सेट करेगा। पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव सोच के तो हम लोग अपना लाइफ को बर्बाद कर दिए हैं।
आज से पॉजिटिव सोच सोच के तने ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं। क्या हमारा जीवन उन बच्चों से बेहतर है जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं? नहीं है। क्या हम लोग उस डॉक्टर की तरह सोच रखते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं? नहीं है। क्या हम लोग उस इंजीनियर की तरह सोच रखते हैं जो इंजीनियर बने हैं? क्या हम लोग बेहतर व्यक्ति की तरह सोच रखते हैं? बदलना चाहिए आपको। अलैंगिक जनन की तुलना लैंगिक जनन से लाभ है, लिखना क्या लाभ होता है। ठीक है, अच्छा पढ़ के तो आए होंगे ना, कोई बताएगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें एक ही कोशिका का आवश्यकता होता है। जब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है तो उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जीवाणु में भी अलैंगिक जनन होता है और हाइड्रा में भी होता है, पढ़े हैं ना आप लोग। इलोथिक्स में भी होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। जैसे कोई जीव है, जैसे मान लो कि आप पहले मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ अलैंगिक जनन में। कोई जीव है, ये मान लो एक ही जीव से एक नए जीव का निर्माण हो गया, नया जीव बन गया, तो जिस जनन के द्वारा ये बना है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो नया जीव बना है, आप इसको संतान भी कह सकते हैं। जो नया जीव बना है आप इसको संतान भी कह सकते हैं। तो इसका जितना गुण होगा सब इसके जो जनक, इसको जनक कहते हैं ना, जनक उसका इसको कहते हैं, मान लीजिए अपने जनक के समान होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे गुलाब का पौधा ले लो, उसके दाढ़ी को काट के लगा दो, तो जैसे वो गुलाब का पौधा वो भी वैसे बनेगा। हाइड्रा ले लो, हाइड्रा से जब एक और नए हाइड्रा का निर्माण होता है तो बिल्कुल अपने वो पिता के समान होता है। यानी इसमें आनुवांशिक लक्षण टोटल माता पिता के समान होते हैं। जैसे जनक होते हैं, जनक में जन गुण पाया जाता है संतान में, समझे ना। हम लोग हैं तो जिसमें दो जंतुओं की आवश्यकता होती है, एक स्त्री और एक नर, दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो जनन होता है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोग हुए, अब हमारे जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं हो, कुछ अलग हो जाएंगे। कोई गोरा हो जाएगा, कोई काला हो जाएगा, किसी का नाक धंसा होगा तो किसी का उठा होगा, किसी की आंखें बहुत बड़े बड़े होंगे टमाटर खान, किसी का छोटे छोटे होंगे गोली खान है। तो विभिन्नता आ जाती है, लेकिन अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं आती है। तो बताइए कौन लाभकारी है, कौन लाभकारी है? लैंगिक, क्योंकि इसमें लगातार चेंजिंग होता रहता है और ये विभिन्नता के बारे में बताता है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में जब सुन के लिखते रहना, अलैंगिक जनन में जब जनक जीव से किसी संतान का निर्माण होता है, किसी संतान का निर्माण होता है, तो उसका पूरा गुण उसके जनक से मिलता है। ठीक है, अर्थात आनुवांशिक लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आनुवांशिक लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं। जबकि लैंगिक आओ तो जाता जाना घर बना रहा से लुका पक्का पका होता ही जाता। जबकि लैंगिक जनन में जो
संतान बनता है तो उसका लक्षण अपने जनक से अलग होता है। ये सब याद हुआ तुम लोग को? हाँ, अतः इसमें विभिन्नता आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। कहा जाती है विभिन्नता आ जाती है। इसलिए अलैंगिक जनन से या अलैंगिक जनन के तुलना में लैंगिक जनन लाभकारी होता है। लैंगिक जनन लाभकारी होता है। क्या होता है? नोट करो इसको।